माय डियर स्टूडेंट, क्लास 11th की क्लास के लिए हम लोग आज फिर इकट्ठे हुए हैं और आज मैं आपको नए चैप्टर में ले चलता हूँ। पहला चैप्टर तो लिविंग वर्ड मैंने बताया था और दूसरा चैप्टर जो है वो है बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पहली बात तो ये जान लीजिए, इसमें हम आज की डेट में कितनी स्टडी करनी है। आज की डेट में हम आपको नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, क्लासिफिकेशन क्या आवश्यकता पड़ती है कि हम क्लासिफिकेशन करें, और दूसरी चीज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या कौन सा सिस्टम अप्लाई करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। तीसरी चीज क्लासिफिकेशन के जो सिस्टम है उसमें मॉडर्न सिस्टम क्या है, आधुनिक समय में क्या है। ये आप जानते हैं कि कोई चीज भी जब काम शुरू होती है तो पहले यूं ही चलती है और बाद में एक मॉडर्न सिस्टम आता है, उसके बारे में हम आपको डिस्कस कर लेंगे। तो तीन चीजें विशेष रूप से। तो सबसे पहले हम टॉपिक पे आते हैं कि नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या आवश्यकता है कि हम क्लासिफिकेशन करें। अब आप यूं देखें कि ये जो क्लासिफिकेशन हो रहा है इसकी कुछ नीड्स तो होंगी। आप देखते होंगे कि वर्ल्ड में तमाम प्रकार के एनिमल्स हैं, तमाम प्रकार के प्लांट्स हैं, और ये एनिमल्स और प्लांट जो हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ एक जैसे होते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन सब में कुछ ना कुछ अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो हम इनकी अलग अलग स्टडी कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अर्थात कुल मिलाकर कहना यह है कि जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम किस प्रकार से उसको अरेंज करें कि कम से कम समय में अधिक से अधिक चीज़ों का या कम से कम टाइम में अधिक से अधिक एनिमल्स की स्टडी या प्लांट की स्टडी कर लें। तो पहली चीज़ तो यही है कि क्लासिफिकेशन का पहला जो हमारा ऑब्जेक्ट है नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले इनकी इजी स्टडी हो जाए, अर्थात इजी स्टडी। ये बात समझा गई कि सारे एनिमल्स का, सारे प्लांट का अलग अलग स्टडी कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमको ग्रुप में कर देते हैं कि इस ग्रुप की अगर हम स्टडी कर लेंगे तो इतने एनिमल्स की नॉर्मल स्टडी हो जाती है। इंडिविजुअल में जब जाएंगे तब हमें डिटेल स्टडी देनी होगी, लेकिन एक ग्रुप की स्टडी करने से उस ग्रुप में रहने वाले सारे के सारे एनिमल या सारे के सारे प्लांट की स्टडी हो जाए। क्लियर हुआ। दूसरी चीज एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, अर्थात विकास किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से एक एनिमल अपने पिछले एनिमल से रिलेटिव है, एक एनिमल का विकास अपने पिछले एनिमल से किस प्रकार हो रहा है, यानी पहले एनिमल किस रूप में है और डेवलपमेंट के बाद आज इस रूप में आया। अर्थात विकास का भी प्रमाण हमको किससे मिलेगा, क्लासिफिकेशन से। तभी हम समझेंगे कि एनिमल में या प्लांट में या किसी पर्टिकुलर स्पीशीज में डेवलपमेंट का काम या इवोल्यूशन का काम हो रहा है। और इवोल्यूशन का काम नेचर में अपने आप होता रहता है। आज हम लोग जिस रूप में हैं, हमारे आसपास के जो प्लांट जिस रूप में हैं उस रूप में शुरू से नहीं थे, करोड़ों साल लगे हैं इनको इस रूप में आने में। इस पूरी स्टडी के अध्ययन के लिए हम क्या करते हैं, सबको एक ग्रुप में स्टडी करते हैं, अर्थात इंक्रीजिंग ऑर्डर। पहले सबसे सिंपलेस्ट, फिर और कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड, अर्थात सबसे सरल प्राणी सबसे पहले, उसके बाद उससे जटिल, उसके बाद उससे जटिल, उसके बाद उससे जटिल, ऐसे चलते चलते अंत में सबसे अधिक जटिल प्राणियों में हम पहुंचते हैं।
क्लियर हुआ? तो ये भी हमारी एक आवश्यकता है कि विकास को किस प्रकार से हम पहचान करेंगे, इसकी जानकारी के लिए हमको क्लासिफिकेशन करना ही पड़ेगा। क्लियर? उसके बाद तीसरी बात अगर हम कर लें, एक दो पॉइंट और देख लें। तीसरी बात ये कर लें कि डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट, डिस्कवरी ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने कुछ एनिमल्स रखे जो सबसे सिंपलेस्ट है मान लीजिए, उसके बाद ये हमने एक ग्रुप बनाया सिंपलेस्ट एनिमल या सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड मिले या इनकी तुलना में ज्यादा। क्लियर हुआ? यानी कि मोर कॉम्प्लिकेटेड, इसके बाद और जाएंगे तो मोर डेवलप्ड या स्ट्रॉन्गर या मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। अगर कोई इसके बाद सारे एनिमल्स को, सारे प्लांट को हमने डिवाइड कर रखा, उसके बाद कोई ऐसा एनिमल फिर खोजा गया या ऐसा एनिमल नजर में आया जो इससे भी नहीं मिलता है और इससे यानी इससे ज्यादा डेवलप्ड एनिमल है लेकिन इससे कम है, तो उसको हम कहाँ रखेंगे? बीच में। उसको एक नई कैटेगरी बनाएंगे उसके लिए, अर्थात इसके बाद ये सीक्वेंस कौन सी हमारी आएगी? ये वाली आएगी जो इससे ज्यादा है और इससे कम। बात मेरी समझ आ गई? तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि किस प्रकार से एविडेंस के द्वारा हम क्लासिफाई करके उनकी स्टडी कर सकते हैं और क्लासिफिकेशन में हमें क्यों आवश्यक होता है इन सब चीजों की जानकारी लेना। ठीक? इसके बाद एक चीज और जान लीजिए कि एडेप्टेशन हमने डिवाइड कर रखा, पहले से सिंपल, फिर और कॉम्प्लिकेटेड, फिर और कॉम्प्लिकेटेड, फिर और कॉम्प्लिकेटेड। अब हमें यह देखना है कि वो जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं अपने आप को उस एटमॉस्फेयर के अनुरूप कितना अधिक ढाल पाते हैं। ठीक? सबसे सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो इनमें एडेप्टेशन क्या होता है, ये जो नए हेड में बता रहा हूं, यह है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन अर्थात इनमें कितना अनुकूलन पाया जाता है। मेरी बात समझे कि कोई भी एनिमल चाहे वो लोएस्ट हो या फिर हाईएस्ट कैटेगरी का हो, चाहे लोएस्ट हाईएस्ट या इनके बीच की कोई भी कैटेगरी हो, तो उन एनिमल्स में, उन प्लांट्स में या यूं कहें उन ऑर्गेनिज्म में अपने एनवायरनमेंट के प्रति कितना एडेप्टेशन है, ये भी देखना है। ठीक? बात समझा नहीं? जैसे अगर हम इंसेक्ट करें, आपको जनरल एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे इंसेक्ट के बारे में बताएं। इंसेक्टों में मच्छर देखा? मच्छर सबसे ज्यादा एडेप्टेड है इंसेक्ट है। ये किसी भी प्रकार से जल्दी मरते नहीं, नए नए तरीके अपनाए जाते हैं, नए नए इनके लिए मेडिसिन आती हैं, नई नई दवाएं आती हैं। आपने देखा कभी मॉर्टिन कॉयल आ गई, कभी एक फास्ट कार्ड आ गया या कभी और कुछ, आप देखें उससे भी पूरी तरह मरते नहीं। ये कुछ देर के लिए सेंसलेस होंगे, उसके बाद फिर उठ के अपना काम से करेंगे। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि इनमें एडेप्टेशन की जानी। वर्तमान समय में आप देखिए कोरोना वायरस, कोरोना की स्पीसीज इतनी ज्यादा अपने आप को धीरे धीरे एडवांस कर ले रही है कि साइंटिस्ट उसकी वैक्सीन बनाने में किस प्रकार से दिक्कत महसूस कर रहे हैं, और ये इनमें एडेप्टेशन ही है और हम में भी एडेप्टेशन होना चाहिए। हम भी एडेप्ट हो रहे हैं अब कोरोना के माहौल में ही जी करके, अपनी लाइफ स्टाइल को बदल करके अपना काम कर रहे हैं। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीजें हो गई कि नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, हम क्यों क्लासिफाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन की हमें आवश्यकता क्यों हो गई, इस बात की जानकारी आपको इसमें दी है।
इसके बाद सिस्टम, सिस्टम की बात है। सिस्टम का मतलब कि क्या क्या मेथड अप्लाई की जाती हैं क्लासिफिकेशन के लिए, हम किन मेथड के द्वारा सिस्टम में क्लासिफिकेशन के लिए नई नई विधियों को अपनाते हैं, इस बात की जानकारी हम किसमें करेंगे, हमारे सिस्टम ऑफ एडेप्टेशन। सिस्टम को मेथड भी कह सकते हैं। सिस्टम एडेप्टेशन, अब सिस्टम भी कई प्रकार की होती है। जैसे एक तो पहले जो हुआ करती थी, कौन कौन से सिस्टम थे, एक आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मेथड, दूसरा नेचुरल मेथड, तीसरी अगर माने तो मॉडर्न मेथड कह लें, मेरी बात समझ आ गई। पहली मैंने कौन सी बताई, आर्टिफिशियल मेथड। साइंटिस्टों ने पहले प्रारंभ में अपने तरीके से ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांटना शुरू किया। अब अपने तरीके से उनका क्या तरीका था, अपने तरीके से उनका सिस्टम में जो तरीका था ऐसे बांट लिया कि पहले आर्टिफिशियल, हम एक एक करके स्टडी करें, जगह मेरे पास बन जाएगी, फिर बताएं हम। आर्टिफिशियल में क्या किया, जो एनिमल्स थे मान लीजिए उनको एक को कर दिया, ये एक्वाटिक एनिमल्स है। एक्वाटिक समझते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स या एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म कर दो, उसमें प्लांट और एनिमल्स दोनों आ जाएंगे। उसके बाद टेरेस्ट्रियल, बात मेरी समझ में आ गई। एक्वाटिक का मतलब पूरी तरीके से पानी में रहने वाले, कोई तरीका नहीं था साइंटिस्टों को या पहले के लोगों को, जैसे लगा कि हम इस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, उन्होंने अपना काम शुरू किया। पानी में रहने वाले जीवों को अलग बांट दिया, उनको एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का नाम दिया। उसके बाद जो सूखी जमीन पे रहते थे उनको अलग बांट दिया, जिन्हें टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का नाम दिया गया। इसके बाद और भी तरीके से बांटे गए, जैसे हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, यूजफुल ऑर्गेनिज्म, बात समझ में आ रही है। टेरेस्ट्रियल का मतलब नहीं, एक्वाटिक, पहले एक्वाटिक का मतलब जो पूरी तरह से पानी में रहते हो, ठीक। फिर टेरेस्ट्रियल का मतलब जो सूखी जमीन पर रहते हो। हार्मफुल का मतलब जो हमारे लिए हार्म पहुंचाते हो या नुकसान पहुंचाते हो, हमारे लिए कोई उनका महत्व ना हो। यूजफुल ऑर्गेनिज्म, जो हमारे लिए यूजफुल हो, मेरी बात समझ आ गई, जो हमारे लिए यूजफुल हो वो यूजफुल ऑर्गेनिज्म में आ जाएंगे। अब एनिमल छोटे हों बड़े हों, तब जैसे प्लांट को भी बांट दिया गया, छोटे साइज ग्रास, उसके बाद और बड़े साइज जो शर्प होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, उसके बाद और बड़ी ट्री, इस प्रकार से बांटने की व्यवस्था की है। अब यूजफुल हार्मफुल में तमाम चीजें और भी आ जाएंगे, जैसे पेट एनिमल या डोमेस्टिक एनिमल दे दो। डोमेस्टिक समझते हैं, जो पाले गए हैं या जिनको पालते हैं। और वाइल्ड एनिमल, समझ रहे हैं, वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर। ये सारी चीज जैसे भी लोगों को दिखाई दिया, जैसे भी विज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों को बांटने की तरकीब सूझी, उस आधार पर ये उनको डिवाइड करते रहे। एरिस्टोटल ने भी डिवाइड किया। एरिस्टोटल ने पहले एनिमल को देखा और जिनमें उन्होंने दो ग्रुप बनाए, एनिमा
इनेमा, ए नेइमा, ध्यान रखिएगा, कहाँ थे हम आपको, ए नेइमा, इनेमा, ए नेइमा, और दूसरा क्या है, ई नेइमा। एक ग्रुप में उन्होंने रखा जिन एनिमल्स का ब्लड रेड होता है, और दूसरे ग्रुप में रखा जिन एनिमल्स का ब्लड रेड नहीं होता है। क्लियर हुआ? रेड किसका होता है, किसका नहीं होता? आप देखते होंगे, जैसे हम लोग, आपको लगता होगा सारे लोगों का, सारे एनिमल्स का ब्लड रेड है, ऐसा नहीं है। सारे एनिमल्स का रेड ब्लड नहीं होता है। हम लोगों में रेड ब्लड है, लेकिन जो नॉन वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं, अकशेरुकी प्राणी हैं, उनका ब्लड रेड नहीं होता है, अर्थवर्म को छोड़कर। ठीक, कॉकरोच का ब्लड रेड नहीं होता है। कॉकरोच को मारिए, देखिए क्या रेड निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा ना। मच्छर को मारिए, मक्खी को मारिए, चाहे उसको आप दबा दें, चाहे जैसे हो, लेकिन उनमें से रेड ब्लड नहीं। मच्छर को मारिए, रेड ब्लड नहीं निकलेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मच्छर को तो मारते हैं तो रेड रेड हाथ हो जाता है पूरा ब्लड से। वो रेड ब्लड होता है जो उसने आपका पिया होता है। उनका अपना ब्लड। कभी किसी भूखे मच्छर को मारिए तो आप मार देंगे, काला काला हो जाएगा, पानी पानी से लग जाएगा, बट रेड ब्लड नहीं निकलेगा। अगर किसी मच्छर को मारने पे उसमें से लाल खून निकलता है तो आप समझ लीजिए ये वही खून दिखाई दे रहा है जो उसने आपके शरीर से शक करके पिया है। मेरी बात समझ आ गई? तो इन बातों को ध्यान में रख करके इस प्रकार से क्या हुआ, पहले आर्टिफिशियल मेथड से क्लासिफिकेशन हुआ। इसके बाद नंबर 2 पे हम आ जाते हैं नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड में कुछ लोगों ने कहा कि नेचर ने जैसे इनको डेवलप किया है उसी प्रकार से हमें करना चाहिए, और सिस्टमेटिक ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को भी महत्व दिया। यानी किस प्रकार से लोअर एनिमल से हायर एनिमल डेवलप हुए हैं, इस बात की जानकारी करते हुए लोगों ने क्लासिफाई इनको किया। और इसमें भी सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया वो कैरोलस लिनियस थे, साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कैरोलस लिनियस। हम आपको बता दें, कैरोलस लिनियस ने बायोनोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दी थी। आपको पढ़ाएंगे हम स्पेशल हेडिंग के रूप में इसके बाद कल। और कैरोलस लिनियस का इतना महत्वपूर्ण योगदान था कि उन्हें मॉडर्न टैक्सोनॉमी का जनक भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कैरोलस ये कौन थे? लिनियस, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। इन्होंने टैक्सोनॉमी को मॉडर्नाइज कर दिया, और इस प्रकार से यहाँ तक कि उनके नामों में भी एक स्पेशल नाम रख दिया, फिक्स नेम रख दिया, जो कि साइंटिफिक नाम कहलाए। और इन नामों के द्वारा ही पूरे वर्ल्ड में इन्हें, इन एनिमल्स को पहचाना गया, और ऐसे नामों को साइंटिफिक नेम के नाम से जाना गया। किस नाम जाना गया? साइंटिफिक नेम के नाम से, या उनके जूलॉजिकल नेम, या प्लांट है तो उनका बॉटेनिकल नेम के नाम से जाना। क्लियर हुआ? तो इसमें नेचुरल मेथड में एक ध्यान ये रखेंगे आप कि कार्ल वान लिनियस थे, इन्होंने बाद में अपना नाम भी चेंज किया और अपना नाम इन्होंने कैरोलस लिनियस रखा। देखिए गलती हो रही भाई, यहाँ लिनियस, कैरोलस लिनियस रखा। और ये कैरोलस लिनियस इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दी, दो नाम पद्धति, यानी हर जीव को दो नाम दिए। मनुष्य को भी उनका साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। ठीक, पहला नाम
जो नाम का पहला अक्षर वो क्या कहलाया, उनके जीनस का, और बाद वाला अक्षर कहलाया स्पीशीज का। इसको और डिस्कस करेंगे बाद में, पहले हम टॉपिक में आए। ये हो गया, और इनकी योगदान को देखते हुए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी के नाम से जाना। क्लियर। अब तीसरी चीज जो मेन है वो मॉडर्न टैक्सोनॉमी या मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन को हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पर लेते हैं, अर्थात जीन्स के आधार पर हम ये देखते हैं किस प्रकार से एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने एंसेस्टर्स या पूर्वजों से रिलेशन रखते हैं, और उसी आधार पर इनको क्लासिफाई भी किया जाता है। क्लियर हुआ। यानी इसको हम हिंदी में बोले तो जाति वृत्तीय सिद्धांत के नाम से जानेंगे। क्लियर हुआ। क्या कहेंगे, जाति वृत्तीय सिद्धांत या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो सबसे मॉडर्न आती है, एकदम मॉडर्न पे आ जाएंगे हम, लेटेस्ट वाली मॉडर्न टैक्सोनॉमी। मॉडर्न टैक्सोनॉमी में या क्लासिफिकेशन में, मॉडर्न क्लासिफिकेशन को ले लें, टैक्सोनॉमी में मॉडर्न क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन को सबसे पहले 1969 में R.H. विटेकर ने दिया था। किसने दिया था? R.H. विटेकर। समझ में आ रहा है? R.H. विटेकर ये साइंटिस्ट हैं। ये इन्होंने पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को, पूरे के पूरे लिविंग बीइंग को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। क्या नाम है? R.H. विटेकर। दिख रहा है आपको? कोई दिक्कत नहीं। ये क्लासिफिकेशन जो हुआ 1969 में R.H. विटेकर ने डिवाइड किया पूरे के पूरे एनिमल्स को, छोटे से छोटे एनिमल से लेकर बड़े से बड़े एनिमल को कुल 5 किंगडम में डिवाइड किया। पहला दिया किंगडम मोनेरा, दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम फंगाई, चौथा किंगडम प्लांटी, और पांचवा दिया किंगडम एनिमेलिया। क्लियर। अब इसमें आप थोड़ी सी बातें समझ लें। किंगडम मोनेरा में क्या है? ये सब यूनिसेलुलर एनिमल्स थे। कैसे थे? यूनिसेलुलर। जस्ट रिमूवर कहाँ है? ये इसके लिए तो थोड़ा सा ब्लैक सा। चलो, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय, और प्रोकैरियोट्स थे। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय, सिंगल सेल, बॉडी स्ट्रक्चर सिंगल सेल। प्रोकैरियोट्स मींस जो सेल थी वो इनिशियल स्टेज की थी, अर्थात इन सेल में न्यूक्लियस तथा अदर सेलुलर ऑर्गेनिज्म कोई क्लियर नहीं थे। एग्जाम्पल के रूप में इसमें रखा गया बैक्टीरिया। किसको रखा गया? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। दिख रहा है? साइनोबैक्टीरिया। क्लियर हुआ। मोनेरा में यूनिसेलुलर एक कोशिकीय, प्रोकैरियोट्स और कोई भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लियर नहीं, और इनमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जैसे लिविंग बीइंग को रखा गया। क्लियर हुआ। कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज आए प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या हुआ? प्रोटिस्टा में ये भी यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर, बट यहां पर जो प्रोकैरियोट थे ये यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोट ऐसी सेल्स हैं जो कि डेवलप नहीं हैं
और यूकैरियोट ऐसी सेल्स हैं जो कि फुली डेवलप्ड हैं, अर्थात प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस अदर सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कोई चीज क्लियर नहीं होती है, बट यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस और अदर सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी डेवलप होती है, कोई दिक्कत नहीं। अब इनमें हम आपको ये बता दें कि जो किंगडम प्रोटिस्टा वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? हेकल ने। किसने किया था? हेकल ने। ठीक, किसने इस्तेमाल किया था? हेकल ने। किसका? प्रोटिस्टा। यहां ना लिखे यार, यहां लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो है हेकल, अदर पेंसिल लिखते हैं तो ज्यादा क्लियर है। हेकल ने इस्तेमाल किया था प्रोटिस्टा शब्द का, और इसमें भी सारे के सारे लिविंग बींग्स यूनिसेलुलर थे, यूकैरियोट थे। एग्जाम्पल के रूप में इसमें आप देख लें कि इसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब चीजें रखी गई। क्लियर हुआ? क्लियर देख रहा था पूरा? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना जैसी चीजों को रखा गया था। इसके बाद जो अगर नोट करना होगा तो पॉज करके आप नोट कर लेंगे, क्योंकि समय जल्दी करें। हो गया? इसके बाद हम आते हैं किंगडम फंगाई पे। फंगाई, फंगाई क्या है? जो सेप्रोफाइटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सेप्रोफाइटिक समझ रहे हैं? जिनमें अपना खाना बनाने की स्वयं क्षमता नहीं होती है और ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं। क्लियर हुआ? पहले से जान लीजिए कि ये यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर। यूकैरियोटिक सेल वाले होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, और सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट का मतलब ही होता है कि ये सड़े गले चीजों से अपने फूड मटेरियल को लेते हैं और उन्हीं के ऊपर आश्रित रहते हैं, अर्थात पूरी तरह से पैरासाइट। क्लियर हुआ? ऐसे क्या बता सकते हैं आप कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को? जैसे हम आपको बता दें, नहीं बता पा रहे हैं, राइजोपस, राइजोपस, ईस्ट, देखिए राइजोपस, अरे ब्रेड के ऊपर जो फफूंदी लग जाती है वो राइजोपस है। ईस्ट, और नहीं जानते हो तो एग्रीकस का नाम सुना है? कुछ नहीं जानते। एग्रीकस मशरूम जो खाते हो वो भी इसी में आता है, वो भी सड़े गले चीजों से अपना फूड मटेरियल गेन करता है। इनको हम किसी में रखते हैं? फंगाई। फंगाई में वे सारे के सारे प्लांट्स जैसी स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे जिनमें क्लोरोफिल नहीं होगा। क्लोरोफिल का मतलब जिनमें हरा रंग नहीं होगा, और ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल दे आर नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड इन द प्रोसेस photosynthesis. This means in these plants photosynthesis process do not take place. Clear? क्लियर हो गया मेरे ख्याल से? इसके बाद अब हम आ जाए प्लांटी में। प्लांटी भी मल्टीसेलुलर होते हैं, सारे के सारे प्लांटी मल्टीसेलुलर। कैसे हैं? मल्टी सेलुलर। यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, और ये सारे सारे ग्रीन प्लांट होते हैं। दिस मीन्स क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर अगेन डिवाइड इनटू सेवरल पार्ट्स सच एज ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ब्रायोफाइट छोटे छोटे
मास प्लांट, जिनको हम मास कहते हैं, मास प्लांट छोटे छोटे होते हैं, जो आप बरसात के मौसम में इस समय दीवार पे देखते होंगे, जम जाते हैं मखमली चादर के रूप में। वे छोटे छोटे प्लांट ब्रायोफाइट के अंतर्गत ही आते हैं। टेरिडोफाइट, फर्न प्लांट इसमें सामान्य रूप से दिखाई देगा। फर्न प्लांट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में तमाम ऐसे पौधे जिनमें सीड नेकेड होता है, अर्थात फ्रूट नहीं बनता है, ओपन सीड बाहर रहता है, जैसे साइकस, पाइनस, जिंगो, ये टेरिडोफ उसमें जिम्नोस्पर्म में। और उसके बाद एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में आप अपने आसपास जितने भी प्लांट देख रहे हैं वो सब एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, जिसमें आपके सरसों, गुड़हल, मटर, आम, नीम, पीपल, बरगद, ये सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे, किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया का मतलब जिसमें एनिमल को केवल रखा गया है। अब ये एनिमल छोटे से लेकर बड़े तक होते हैं। अब छोटे एनिमल और बड़े एनिमल को फिर बाद में डिवाइड किया है। ये डिवाइड करने की प्रोसेस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। इन एनिमेलिया के अंतर्गत वेरियस टाइप के क्लासेस, फाइलम, सब फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज भी आएंगे, जिनको हम बताएंगे। नॉर्मली सामान्य रूप से हम आपको बता दें, जैसे आप छोटे से छोटे एनिमल्स को, जैसे अर्थवर्म, कॉकरोच, स्टारफिश, क्रॉब, फिशेज, फिश माने मछली, फिशेज, रेप्टाइल्स, बर्ड्स में जो जितने भी आपको बर्ड्स, पक्षी दिखते हैं वो सब, या मैमल्स, जितने मैमल हैं, मैमल में हम, आप, गाय, भैंस, बिल्ली, कुत्ता, सारे के सारे ये सब की स्टडी करेंगे इसमें एनिमेलिया। तो ये चीज़ क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जान लीजिए, अक्सर बोर्ड क्वेश्चंस में और नीट में इनसे प्रश्नों को पूछा जाता है। क्या है? 5 किंगडम में, पहले किंगडम मोनेरा, फिर किंगडम प्रोटिस्टा, फिर किंगडम फंगाई, फिर किंगडम प्लांटी, फिर किंगडम एनिमेलिया। मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, याद रखिए, मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स अर्थात प्रारंभिक कोशिका वाले। उसके बाद इसमें हम बता दें, इसमें आपको बताया था भी हमने, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया चीजों को रखा गया था। इसका प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर बट यूकैरियोट्स, इसके अंतर्गत अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना जैसी चीजों को रखा गया था। फंगाई, फंगाई में सभी हेटेरोट्रोप्स हैं, ये अलग अलग प्रकार से फूड को लेते हैं, ये अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, जैसे ईस्ट बताया था, राइजोपस बताया, और एग्रीकस या मशरूम बताया। प्लांटी में सारे छोटे बड़े ग्रीन प्लांट जैसी चीजें आती हैं, और एनिमेलिया में छोटे से बड़े तक सारे एनिमल्स आते हैं। तो बच्चों ठीक है, आज की डेट में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम आपको फिर अपलोड करेंगे। आज इतना ही देखें, समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत होने पर आप हमसे व्हाट्सएप कांटेक्ट करेंगे और पूछेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा, हम आपको बिल्कुल बताएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।